जब मेरी बेटी पैदा हुई तो एक शख्स दरवाजे पर आया और मेरी बेटी को देखते ही बोला, ये बच्ची मनहूस है, इसकी नहूसत आपके पूरे खानदान को खा जाएगी। अगर इसे 15 साल खुद से दूर रखा तो ये बख्तवारी बन जाएगी। मेरा ससुर ये सुनकर बहुत परेशान हो गया और फौरन मेरी गोद से बच्ची छीनकर उस शख्स को दे दी और बोले, जब ये बड़ी हो जाए तो हमारे पास आना। वो आदमी फौरन मेरी बच्ची को अपने साथ ले गया। मैं बहुत रोई, गिड़गिड़ाई, मगर किसी ने मेरी ना सुनी, जबकि मेरे परदेसी शौहर को मशहूर कर दिया कि बच्ची मुर्दा पैदा हुई। और फिर कई साल बाद मेरा शौहर वापस अपनी दुल्हन के साथ लौटा और जब मेरी नजर दुल्हन के एक निशान पर पड़ी तो जान ही निकल गई, क्योंकि ये तो वही। मेरा नाम रेशम है। मैंने बचपन से अपने नाम के साथ हारिस का नाम सुना था। यही नाम सुनते सुनते मैं बड़ी हुई थी। वो मेरे बचपन का मांग था। हमारी मंगनी बचपन में हो गई थी। हारिस मेरे ताया का बेटा था। वो अक्सर हमारे घर आया करता था। मैं देखती थी, वो जब भी आता था तो पता नहीं क्यों कुछ उखड़ा उखड़ा सा लगता था। जाने क्यों मुझे ऐसे लगता था जैसे हारिस मुझे नापसंद करता है। वो ना तो मुझसे बात करता, ना ही मेरी तरफ देखता। मुझे बहुत दुखी करता था उसका ये रवैया। इसलिए मैंने भी कभी उससे बात करने की कोशिश नहीं की। फिर एक दिन ताया ताई ने अचानक निकाह का ऐलान कर दिया और निकाह की तारीख लेने आ गए। यूं मुकर्ररा तारीख पर हमारा निकाह हो गया। मैं रुखसत होकर ससुराल आ गई। दुल्हन बनी अपने कमरे में काफी देर से हारिस का इंतजार कर रही थी, मगर हारिस नहीं आया। काफी रात हो गई तो ताई, जो अब मेरी सास बन चुकी थी, मेरे कमरे में आ गई और कहा, आज रात हारिस यहाँ नहीं आएगा। तुम्हारे ताया की मुर्शिद ने कहा है कि आज की रात बहुत भारी है तुम दोनों के लिए, इसलिए वो कल तुम्हारे कमरे में आएगा। रात काफी हो गई है, तुम थक गई होगी, कपड़े बदलकर आराम से सो जाओ। ये कहकर वो कमरे से चली गई। मैं हैरान होती हुई उठी और कमरे से सादा जोड़ा निकालकर कपड़े बदल के सो गई। मेरे ताया बहुत तवहम परस्त थे। वो हर बात में तवहम परस्ती करते थे और मुर्शिद से इजाजत लेकर अपना हर काम करते थे। हर बात में उनको अजीब अजीब से वहम होते रहते थे कि ऐसा ना हो जाए, वैसा हो गया तो फिर ये चीज सही है, वो चीज गलत। अजीब वहमी सी शख्सियत थी उनकी। खैर, दूसरे दिन हारिस मेरे कमरे में आए तो मैं बहुत खुश हुई, क्योंकि मुझे जो डर था कि शायद मैं अपने शौहर को पसंद नहीं, तो वो खौफ दूर हो गया। हारिस मेरा ख्याल रखते थे, मगर हारिस बहुत संजीदा रहते थे। यूं लगता जैसे वो किसी परेशानी में हैं, क्योंकि हारिस बिल्कुल भी वैसे शौहर ना थे जो शादी के शुरू के दिनों में नई नवेली दुल्हन के बीवियों के नखरे उठाते थे। उनमें वैसी कोई बात नहीं थी। हमारे दरमियान एक झिझक सी थी और वो झिझक खत्म नहीं हो रही थी। 2 माह बाद हारिस की दुबई में नौकरी लग गई। मैं और सब घर वाले बहुत खुश थे। मैं खुशी से दुबई जाने की तैयारियां करती रही। मुझे यकीन था मेरे और हारिस के दरमियान जो फासले हैं, दुबई जाकर वो खत्म हो जाएंगे। शायद यहाँ घर वालों की वजह से हारिस मुझसे खुलकर बात नहीं करते, मिलते नहीं। दुबई जाने से एक दिन पहले हारिस ने घर वालों से कहा कि मैंने रात को रेशम के बारे में बड़ा बुरा ख्वाब देखा है। ये सुनकर ताया बहुत परेशान हो गए और कहा, मैं अब रेशम को तुम्हारे साथ दुबई नहीं जाने दूंगा, बल्कि इसे इस घर से बाहर भी नहीं निकलने दूंगा। 40 दिन तक घर में मुर्शिद से पढ़ाई करवाऊंगा। ताया, जो बहुत फहमी थे, ख्वाब सुनकर ही अपना हुक्मनामा जारी कर चुके थे। और मैं जो हारिस के संग दुबई जाने के ख्वाब देख रही थी, वो सारे ख्वाब आंख खुलने से पहले ही टूट चुके थे। मैंने हारिस से कहा, आप ताया से बात करें और मुझे अपने साथ दुबई लेके जाएं। मगर हारिस ने कहा, अब्बा नहीं मानेंगे, उनका फैसला पत्थर पे लकीर की तरह है, मैं उनसे बात नहीं कर सकता। तुम जानती तो हो वो कितने मेहनी हैं। हारिस की बातें सुनकर मैं बहुत मायूस हो गई थी। खामोशी से अपना सामान बैग से निकालकर वापस अलमारी में रख दिया। दूसरे दिन हारिस दुबई चले गए। यूं ही उदास दिन गुजर रहे थे। हारिस का फोन आता, मगर वो सिर्फ अपनी माँ से ही बात करता, कभी मुझसे बात नहीं करता था। मैं भी बहुत उदास रहने लगी थी कि अचानक मेरी जिंदगी में बाहर आ गई। कुछ दिनों बाद मुझे पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ। मैं ये खुशखबरी सुनकर बहुत खुश हुई, मगर ये खबर सुनकर हारिस ने मुझसे बात करना भी गवारा ना की। मैं जानना चाहती थी कि उनको बच्चे की खबर सुन के कैसा लगा, वो खुश भी हैं या नहीं। मगर ये तो तब पता चलता ना जब वो मुझसे बात करते। मुझे आंसू बहाता देखकर बस ताई अम्मा हर वक्त मुझे सहारा देती कि ना रो बेटा, जल्द ही हारिस घर आ जाएगा और तुझे अपने साथ लेकर जाएगा। कभी दिल में शदीद ख्वाहिश जागती कि काश मेरे पास कोई फोन होता तो मैं भी अपने शौहर के साथ देर तक साथ वाली रजिया की तरह, इसका शौहर परदेश में था, लंबी लंबी बातें करती। हमारे गांव में किसी भी लड़की को फोन रखने की इजाजत ना थी, और अगर किसी के पास होता तो उसे मायूब समझा जाता था। मुझे ऐसी हालत में हर वक्त हारिस की कमी महसूस होती थी, मगर ना हारिस आया ना फोन पे बात की। जैसे तैसे करके मैंने वो मुश्किल वक्त हारिस के बगैर गुजारा।
کچھ دن بعد میری بیٹی پیدا ہوئی. میں بہت خوش تھی, سب گھر والے خوش تھے. اگلے دن جب میں ہاسپٹل سے گھر آ گئی, گھر میں خوشیاں منائی جا رہی تھی. میرے سسر خوشی میں اپنی پوتی کو گود میں اٹھائے تمام گاؤں میں مٹھائی بانٹ رہے تھے کہ اس دن وہ بہت خوش تھے. اچانک دروازے پر ایک ملنگ آ گیا تو سسر نے اسے بھی مٹھائی کا ڈبہ پکڑایا, مگر اس نے فوراً ہی وہ مٹھائی لینے سے انکار کر دیا اور چلا کے بولا, یہ بچی منحوس ہے. اس کے اس طرح چلانے پر سب چونک گئے اور میں نے اسے کہا کہ یہ کیا بکواس کر رہے ہو, کون ہو تم؟ مجھے بہت غصہ آیا تھا اس پاگل عجیب سے اودیہ والے ملنگ پہ. میرے سسر نے پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کہا؟ تو وہ شخص کہنے لگا, یہ بچی واقعی بہت منحوس ہے, اس کی نحوست پورے خاندان کو کھا جائے گی. میں کچھ کہنے کے لیے آگے بڑھی تو تایا نے مجھے روک دیا اور کہا, تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو؟ تب ملنگ بولا, مجھے پتا چل گیا ہے, اسی لیے تو میں آیا ہوں. اس بچی کو 15 سال تک گھر سے اور گھر والوں سے دور رکھنا پڑے گا, تب جا کر اس کی نحوست دور ہوگی اور یہ بختوں والی بن جائے گی. یہ سن کر تایا جو بہت وہمی تھے آگے بڑھے, جھولے سے میری بچی کو اٹھایا اور ملنگ کی گود میں دے کر کہا, اسے تم لے جاؤ اور جب یہ بڑی ہو جائے تب واپس لانا. یہ سن کر تو میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا. میں نے ملنگ کی گود سے اپنی بچی چھیننی چاہی تو میرے تایا نے مجھے پکڑ کر روک دیا. میں بہت روئی, تایا کے پیروں میں گر کر گڑ گڑائی, خدا کے لیے میری بچی واپس دے دو, میری گود نہ اجاڑو. مگر تایا نہ مانے اور ملنگ کو جانے کا اشارہ کیا. ملنگ فوراً وہاں سے میری بچی کو لے کر چلا گیا اور میں روتی ہی رہ گئی. جبکہ سسر نے دبئی فون کر کے حارث کو بتایا کہ تمہارے گھر میں مردہ بچی پیدا ہوئی ہے. میں ہر وقت اپنی بچی کو یاد کر کر کے روتی رہتی اور اس ملنگ کو کوستی رہتی کہ کہاں سے آ گیا میری بھری گود اجاڑنے. میں نے اپنی بچی کو تو ٹھیک سے دیکھا تک نہ تھا, بس اس کے پیر کی 2 جڑی ہوئی انگلیاں یاد رہ گئی تھیں جن میں کالے رنگ کا ایک نشان تھا. دوسری جانب بچی کی موت کا سن کر بھی حارث نہیں آیا اور نہ اس نے فون پر بات کی. میں تائی اماں سے پوچھتی رہی کہ حارث کب واپس آئیں گے. وہ بتاتی کہ جلد آئے گا اور میں اس کا انتظار کرتی رہتی, لیکن وہ ہر بار سب کو کچھ مہینوں میں آنے کا کہہ کر ٹال دیتا. میرے مقدر میں بس انتظار ہی لکھا تھا, لیکن حارث نے نہ آنا تھا اور نہ آیا. مجھے اس کا انتظار کرتے کرتے کتنا ہی عرصہ گزر گیا, مگر اس کے بہانے ختم نہیں ہوئے. اب تو میں واقعی حارث کو بھلا چکی تھی. میرے سر پر اپنی بیٹی کی جدائی میں چاندی چمکنے لگی تھی اور رو رو کر آنکھوں تک کی بینائی بھی کمزور ہو چکی تھی. میں ہمیشہ دعا کرتی کہ وہ ملنگ میری بیٹی کو واپس لے آئے. نہ جانے وہ کہاں سے آیا تھا جو میری بچی کو بھی اپنے ساتھ لے گیا. جوں سال گزر رہے تھے تو دل میں ڈھارس آتی جاتی کہ شاید 15 سال پورے ہونے پر وہ میری بیٹی کو اپنے ساتھ لے آئے. مگر اب تو شاید 20 سال ہونے لگے تھے, نہ ہی میری بچی لوٹ کر آئی جو نہ جانے کس حال میں ہوگی, اور نہ ہی حارث. تمام عمر میں نے اپنی اجڑی گود کے تانے سن سن کر ساس سسر کی خدمت میں وقف کر دیے. یوں ہی میں اپنی روکھی پھیکی زندگی جی رہی تھی کہ ایک دن اچانک حارث واپس لوٹ آیا. اسے دیکھ کر مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا. میں اس وقت بہت خوش ہوئی کیونکہ میں نے جو کرب اپنی بیٹی کی جدائی کا تنہا جھیلا تھا, جو آنسو تنہا بہائے تھے, وہ میں حارث کے دامن میں گرانا چاہتی تھی. میں اس کا گریبان پکڑ کر اپنے ساتھ ہونے والی ناانصافی کا حساب لینا چاہتی تھی. مگر یہ دیکھ کر مجھے شدید دھچکا لگا کہ وہ اکیلا نہیں تھا. اس کے ساتھ ایک گوری میم تھی جو دلہن بنی ہوئی کسی افسرا سے کم نہ لگ رہی تھی. اس وقت مجھے اپنا آپ بہت ہی کم تر لگا. کہاں میں گاؤں کی اجڑ جاہل سی اور کہاں یہ چمکتی رنگت والی میم. تو اس نے دوسری شادی کر لی. یہ سوچ آتے ہی میرے دل میں ایک ٹیس سی اٹھی. میں نے اپنے گرتے آنسو صاف کیے اور سر سے پیر تک اس کی دلہن کا جائزہ لینے لگی کہ اچانک میری نظر اس کے پاؤں پر پڑی اور میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا. یہ تو وہی نشان تھا, دو جڑی ہوئی انگلیوں پر کالا نشان جو میری بیٹی کے پیر پر تھا. بس یہی ایک نشانی تو مجھے یاد تھی اپنی بیٹی کی. یہ میری ہی بیٹی تھی. میں نے اس کو پہچان لیا. تو کیا حارث نے؟ یہ سوچ آتے ہی میرا دماغ پھٹنے لگا. مجھے اپنا سانس اٹکتا ہوا محسوس ہوا. اف میرے خدا, یہ میں کیا دیکھ رہی ہوں. میں یہ سب برداشت نہ کر سکی اور اگلے ہی لمحے بے ہوش ہو کر گر پڑی. حارث اسی وقت مجھے ہاسپٹل لے گیا, جہاں علاج کے کچھ گھنٹوں کے بعد میں ہوش میں آئی. تو میں تو چلانے لگی, یہ میں کہاں ہوں. میں نے اپنے اطراف کا جائزہ لیا تو وہاں حارث کو کھڑا پایا. اسے دیکھ کر مجھے سب کچھ یاد آ گیا. میں ہذیانی انداز میں چیختے ہوئے بولی, بس یہی دیکھتے کو رہ گیا تھا حارث, وہ دلہن تو ہماری بیٹی ہے. حارث نے مجھے چپ کرواتے ہوئے کہا, تم گھر چلو صبر کے ساتھ, میں تمہیں وہاں اپنی ساری داستان سناتا ہوں.
मैं दिल में कुढ़ती रही कि अब क्या रह गया है सुनने को। या इलाही, ये सब देखने से पहले मैं मर क्यों ना गई। मैंने रोते हुए सोचा। घर पहुंचकर हारिस ने मुझे कहा कि मैं आज तुम्हें अपनी कहानी सुनाता हूँ। बचपन से अब्बा ने तमाम परस्ती की वजह से मेरा जीना हराम किया हुआ था। वो बहुत ज्यादा वहमी थे। कभी कहते आज पीले रंग का कुर्ता पहन लो, वो तुम्हारे लिए मवाफिक रहेगा। कभी कहते इस हफ्ते लाल रंग का कुर्ता मत पहनना। कभी कहते फलां दोस्त तुम्हारे लिए मौजू नहीं है, उसे छोड़ दो। कभी कहते आज तुम्हारा स्कूल जाना मुनासिब नहीं, घर पर रहो। मैं इन सब बातों से और उनकी तवाहम परस्ती की आदत से बहुत तंग था। बचपन से उन्होंने मेरी और तुम्हारी मंगनी की हुई थी। मैं जैसे जैसे बड़ा होता गया मुझे इस रिश्ते से बेजारी होती गई। मैं तुमसे तो क्या, अब्बा की वजह से अब्बा के ख़ानदान की किसी भी लड़की से शादी नहीं करना चाहता था। मैंने तालीम मुकम्मल कर ली तो दुबई में नौकरी के लिए कोशिश करने लगा। मैं यहाँ नहीं रहना चाहता था, यहाँ से भागना चाहता था। मैंने दुबई काफ़ी जगहों पर काम करने के लिए अप्लाई किया था और खुशकिस्मती से मुझे एक जगह नौकरी मिल गई थी और 2 महीने बाद नौकरी ज्वाइन करना थी। मैंने घर में ये बात बताई तो फ़ौरन अब्बा ने मेरी शादी का शोशा छोड़ दिया। मैंने बहुत तावीलें पेश की कि मैं अभी नौकरी के लिए जा रहा हूँ, अभी शादी नहीं कर सकता, मगर उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी और शादी की तारीख तय कर दी। मजबूरन मुझे तुमसे शादी करनी पड़ी। शादी के बाद मैं अपने कागजी कार्रवाई में लग गया, मगर मैं तुम्हें अपने साथ लेकर नहीं जाना चाहता था। इसलिए जाने से एक दिन पहले मैंने झूठे ख्वाब की दास्तान घड़ कर अब्बा को सुनाई। मैं जानता था कि अब्बा ऐसी बातों पर यकीन रखते हैं। वो ये सब बातें सुनकर तुम्हें मेरे साथ दुबई नहीं जाने देंगे, और यही हुआ। उन्होंने तुम्हें गांव में रोक लिया और मैं दुबई चला गया। लेकिन मैं दुबई अकेला नहीं गया था। कुछ साल पहले मैं शहर की यूनिवर्सिटी में पढ़ने गया था। वहाँ मेरी मुलाकात फ़ायज़ा से हुई। मुझे उससे मोहब्बत हो गई। पढ़ाई मुकम्मल होते ही मैंने फ़ायज़ा से निकाह कर लिया। मैं जानता था घर वाले मेरी शादी तुमसे करवाना चाहते थे, मगर मैं शादी अपनी मर्ज़ी से ख़ानदान से बाहर करना चाहता था। मैंने घर में किसी को अपनी खुफिया शादी के बारे में नहीं बताया था। मैं गाँव आ गया तो मेरी शादी अचानक तुम्हारे साथ करवा दी गई। मैंने अपने साथ फ़ायज़ा के कागजात भी बनवा लिए थे और उसे साथ लेकर दुबई चला आया। हम दोनों बहुत खुश थे। मैं ऐसी ज़िंदगी ही जीना चाहता था। कुछ दिन बाद मुझे इत्तला मिली कि तुम माँ बनने वाली हो और मैं बाप, मगर मुझे कोई दिलचस्पी नहीं थी। जब तुम्हें 4था महीना था तो मुझे खुशखबरी मिली कि फ़ायज़ा भी उम्मीद से है। मैं बहुत खुश था, मगर ये खुशकिस्मती, ये खुशी सिर्फ चंद दिन की ही थी। कुछ दिन बाद ही फ़ायज़ा सीढ़ियों से फिसल कर गिर गई और उसका बच्चा ज़ाया हो गया। डॉक्टर ने बताया कि अब फ़ायज़ा कभी दोबारा माँ नहीं बन सकती। ये सुनकर फ़ायज़ा कई दिन तक सदमे की हालत में पड़ी रही। उसे कुछ होश नहीं था, हर वक्त रोती रहती और मैं उसकी दिलजोई में लगा रहता। फ़ायज़ा की ऐसी हालत मुझसे देखी नहीं जा रही थी, इसलिए मैंने उससे वादा किया कि मैं अपनी पहली बीवी का बच्चा उससे दे दूंगा। और ये सुनकर उसकी हालत बेहतर होने लगी। जब तुम्हें 9वां महीना शुरू हुआ तो यूँ हम दोनों एक प्लान के तहत पाकिस्तान वापस आ गए और मैं तुम्हारी सारी खबर रखता था। जैसे ही तुम्हें बच्चा हुआ और तुम हॉस्पिटल से घर आ गई, मैंने एक आदमी को भारी रकम देकर अब्बा के पास भेजा। वो मलंग के भेस में आया और वही बोला जो मैंने उसे सिखाया था। अब्बा ने उसे बच्ची दे दी थी। वो बाहर निकला। घर के करीब ही हम दोनों मियाँ बीवी अपना हुलिया बदल कर गाड़ी में बैठे थे। जैसे ही वो आदमी बच्ची लेकर बाहर आया, मैंने उसे बच्ची लेकर फ़ायज़ा की गोद में दे दी और गाड़ी में बैठकर हम गाड़ी वहाँ से भगा के ले गए। मैं और फ़ायज़ा बच्ची को लेकर वापस दुबई आ गए थे। फ़ायज़ा और मैंने इसे बहुत प्यार से पाला पोसा बड़ा किया। तो जब 20 साल की हुई तो एक पाकिस्तानी लड़के को जो वहाँ इसके साथ पढ़ता था बहुत पसंद करने लगी। मुझे और फ़ायज़ा को भी लड़का अच्छा लगा। कुछ माह के बाद शादी तय हो गई और हम इसकी शादी करने पाकिस्तान आ गए। जब इसकी शादी होने लगी तो शादी की रात फ़ायज़ा को गिल्ट होने लगा था, लिहाजा इसने मारिया को बता दिया कि वो उसकी नहीं, उसकी सौतन की बेटी है। आज वो हमेशा के लिए घर छोड़कर जा रही थी तो फ़ायज़ा से रहा नहीं गया और उसने उसे बता दिया। ये सुनकर मारिया बहुत गुस्से में आ गई और शादी छोड़कर मेरे पास आ गई। कहने लगी कि अभी और इसी वक्त मुझे मेरी माँ के पास ले जाओ। मैं तब तक शादी नहीं करूँगी जब तक सच क्या है और झूठ क्या है ये जान ना लूँ। मारिया की जिद से मजबूर होकर मैं उसे तुम्हारे पास ले आया और तुमने उसे शादी के लिबास में देखकर गलत अंदाज़ा लगाया। बेहोश हो गई और ये सुनकर मैं मुत्तमिन हुई और अपनी बेटी के पास आ गई। उसे गले से लगाया और हम दोनों बार बार एक दूसरे को गले लगाती, कभी एक दूसरे को चूमती। मेरे खुशी के आंसू नहीं रुक रहे थे। हम दोनों ने बहुत बातें की। मैंने उसे अपना सारा किस्सा सुना डाला और हारिस ने उसे मुझसे कैसे छीना वो भी बता दिया। ये सब सुनकर वो हारिस से बोली, अभी और इसी वक्त मेरी मम्मा को तलाक दें। मैं ये सुनकर शुष्ट रह गई और कहा, ये तुम क्या कह रही हो बेटा? मारिया तुम होश में तो हो? तो वो बोली, मैं आपको एक ऐसे शख्स की बीवी नहीं रहने दूंगी जो आपको शादी करके छोड़ गया और पलट कर पूछा तक नहीं। 20 साल हो गए माँ,
जिंदगी की खुशियों पर आपका भी हक है। अभी आपकी उम्र ही क्या है? मैं इनसे तलवार दिलवा कर आपकी दूसरी शादी करवाऊंगी। फिर मेरे बहुत समझाने पर भी वो नहीं मानी। लाचार होकर हारिस ने मुझे तलाक दे दी। वो खुद भी शर्मिंदा था क्योंकि उसने शौहर होने की कोई जिम्मेदारी नहीं निभाई थी। मारिया ने मेरा जरूरी सामान पैक किया और मुझे लेकर शहर चली आई। शहर में उसके नाम एक घर था, वहां हम दोनों रहने लगे। मारिया मेरे लिए कोई मुनासिब रिश्ता ढूंढने में लगी हुई थी। वो चाहती थी कि मेरी शादी करवा के फिर वो खुद शादी करे। उसने अपने मंगेतर को सब कुछ बता दिया और कहा, कोई अच्छा रिश्ता हो तो बताना मेरी माँ के लिए। उस बेचारी ने अपनी जिंदगी में बहुत दुख देखे हैं। उसके मंगेतर फहद ने कुछ सोचकर कहा, मेरे पापा के साथ उनकी शादी क्यों नहीं करवाती तुम? मारिया ये सुन के हैरान हुई तो फहद ने बताया कि मेरी मम्मा मेरी पैदाइश के वक्त फौत हो गई थी। तब से पापा ने दूसरी शादी नहीं की, वो भी अकेले हैं। ये सुनकर मारिया ने उसे कहा कि तुम अपने पापा से बात करो, अगर वो मान जाएंगे तो बहुत अच्छा होगा। फहद ने मारिया से वादा किया कि वो अपने पापा को मना लेगा और ऐसा ही हुआ। फहद के पापा मुझसे 2-3 बार मिल भी चुके थे और वो भी उम्र के उस हिस्से में आकर बहुत अकेलेपन का शिकार हो चुके थे। उन्होंने अपनी रजामंदी दे दी थी और कुछ दिन बाद चंद लोगों की मौजूदगी में मेरा निकाह फहद के पापा से हो गया। वो बहुत हैंडसम होने के साथ साथ मोहब्बत करने वाले अच्छे और सच्चे इंसान थे। मेरा बहुत ख्याल रखते थे। हम दोनों मिलकर फहद और मारिया की शादी की तैयारियां करने लगे। 1 महीने के बाद बड़ी धूमधाम से फहद और मारिया की शादी हो गई। शादी में हारिस और फायजा ने भी शिरकत की थी। दुल्हन बन के मारिया कहीं और नहीं गई, मेरे ही घर में आ गई थी। मैं बहुत खुश थी और मुत्तमिन भी। अपनी पिछली शादीशुदा अजियत भरी जिंदगी और बच्ची के छिन जाने के दुख को भुलाकर मैं जिंदगी में आगे बढ़ गई थी। मारिया ठीक कहती कि जिंदगी की खुशियों पर मेरा भी हक है, और ये सोचकर मुस्कुराई कि सब्र का फल क्या यूं भी मिला करता है।